हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है जनरल स्टडीज पार्ट नंबर 21। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैटिक और करंट डिस्कस किया जाता है। इस तरह से इसका नाम पीएससी सीरीज पड़ गया है। ऑल द क्वेश्चंस टेकन हियर आर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड वन लाइनर्स। वन लाइनर्स में हम लोग सिर्फ देखते हैं करंट अफेयर को। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज में है जिसका नाम है UNWTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ना। यहाँ पे ट्रेड नहीं है, जो कि काफ़ी आप लोग पढ़ते हैं ट्रेड। जो क्वेश्चन जेपीसी का डाला जाता था वो अब जेपीसी कॉर्नर के नाम से मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 21 को। सारे लेक्चर पर विजिट कर लें, जेसीसी के एग्जाम में काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और जेपीएससी में भी। और जितना भी आपका करंट अफेयर बचा हुआ है झारखंड का 3-4 दिन का, वो जल्दी अपडेट कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा इस लेक्चर का, जो कि चाहिए ही आपको, तो टेलीग्राम का रुख कर ले। देन लेट्स क्लियर अप पार्ट नंबर 21। और जैसे कि लेक्चर का फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट डे आएगा उसको वीडियो के पहले ही डिस्कस कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूज में आया था, क्योंकि 27 तारीख को आप लोग मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, दैट्स वाई। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको फॉर्म किया गया था 1975 में। नाम था उसका वही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और हेड क्वार्टर इसको मैड्रिड स्पेन में देखने को मिला है। थोड़ा अलग है, देख लीजिएगा। बाकी का जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर, बट इसका थोड़ा अलग है। और यूनेस्को का भी इस हेड क्वार्टर थोड़ा अलग होता है, जो कि पेरिस फ्रांस में पड़ेगा। इसको देख लीजिएगा। 1975 में ही G7 को फॉर्म किया गया था। पहले G8 था, बट इसको रसिया को धक्का मार के निकाल दिया गया। तो आइए जो मेरा मेन पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022। तो पहले तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि कब मनाया जाता है। तो पहला एक पॉइंट हो गया 27 सितंबर। कब से मना रहे हैं भाई? 1980 से मना रहे हैं। थीम क्या था? थीम है 2022 का रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म को फिर से सोचना है, रीथिंक करना है फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यानी सोचना है किसके लिए? पीपल कहाँ पे रहते हैं? प्लैनेट पे। तो इसका मतलब है कि टूरिज्म के लिए फिर से सोचना है पीपल और प्लैनेट के लिए। जो होस्ट कंट्री था 2022 के लिए वो था बाली, इंडोनेशिया। अब बताइए इसका करेंसी और कैपिटल क्या होगा, क्योंकि पता होगा। साथ ही करेंसी कोड भी लिख दिया जाए, क्योंकि जेएसएससी के वेरियस एग्जाम में करेंसी कोड तक पूछा गया है। टोटल मेंबर स्टेट्स जो हैं 160 हैं, या कंट्रीज बोलिए। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में 160 है, वर्ल्ड ट्रेड में 164 है। इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी अगर पूछ दे जनरल कौन है अभी महासचिव, तो जुराब पोलोलिकासविली ना। नाम थोड़ा टेढ़ा होता है इन लोग का, तो देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, अगर इंडिया के बारे में अगर बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि जीडीपी में इसका कितना योगदान है टूरिज्म सेक्टर का, तो ध्यान रखें 6.23% जो है हमारे जीडीपी में योगदान है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में, ध्यान दीजिएगा, एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है विद इन द कंट्री, तो उसको बोला जाता है जीडीपी। ओके, चलिए अब देखिए, टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देने की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि देवघर में अभी पता होगा, झारखंड से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जो कि आपको बाबा धाम है। अब जब ऐसा बन गया तो यानी कि कनेक्टिविटी हो गया, अलग अलग जो इंडिया के अलग जो स्टेट हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ से कनेक्शन हो गया। तो विश्व भर में जो शिव जी का भक्त है वो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो होटल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ खरीदेंगे, तो यानी कि पैसा खर्च करेंगे, और पैसा खर्च करेंगे तो आएगा हमारे जेब में। तो बढ़ाना टूरिज्म से कुछ फायदा। तो इसी तरह से टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। सऊदी अरेबिया के एग्जांपल ले लिया जाए, देखिए आज टूरिज्म से वह स्टेट कहाँ है, क्योंकि उसको पता था कि आने वाला 20 साल में मेरे पास जो क्रूड ऑयल है वह रहेगा नहीं, तो वह अपना दिमाग लगा लिया। पूरा समुंदर में देखिएगा बना दिया है इतना सारा स्ट्रक्चर, जिससे काफ़ी ज़्यादा उससे रिवेन्यू जनरेट होता है। इस तरह से टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है किसी कंट्री के जीडीपी में, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट डे था। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। व्हाट इज स्माइल 75 इनिशिएटिव? स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। टू प्रोवाइड सोलर पावर बाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एट सब्सिडाइज रेट, यानी कहने का मतलब है सब्सिडी दर पर सोलर प्रदान करना है। इट इज एम्ड एट ओपनिंग न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। कहने का तात्पर्य है वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज को खोलना है। अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डिस्टिट्यूशन एंड बेगरी, कहने का मतलब गरीबी और दरिद्रता की स्थिति को सुधारने का एक व्यापक योजना है। या फिर एन इनिशिएटिव फॉर फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन, या फिर खोए बच्चों के लिए एक योजना। खोया खोया चांद वाला नहीं है, यहाँ पे खोने का मतलब लॉस है ना, तो ध्यान दीजिएगा, या मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य योजना बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए है तो खोने के लिए नहीं है। यह योजना है कि बच्चों को, देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो योजना है यहाँ पे डेस्टिट्यूशन और बेगरी, यानी कि जो बच्चे लोग हैं
देखते हो कि बहुत सारे दरिद्र हैं और जो है से अभी भीख मांग रहे हैं, तो उनको उस एरिया से निकाल कर उनको कहीं स्कूलिंग अच्छा हो, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए ताकि उन लोग का जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारा जा सके। इसके लिए जो है स्माइल 75 जो है शुरुआत किया गया है, इसको ध्यान रखें। बाकी स्माइल 75 नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी कि 75 ईयर्स आप लोग मना रहे हैं। तो वहाँ से 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑल ओवर द कंट्री आइडेंटिफाई किया जाएगा और वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है आइडेंटिफाई करेगी कि यह जो बच्चे हैं इस तरह के कहाँ कहाँ पे इस तरह के काम में लिप्त है, उनको वहाँ से हटाया जाएगा और उनको बेहतर जीवन के बारे में मतलब अब बात करने वाले हैं हम लोग, मतलब उत्थान किया जाएगा, ठीक है, अपलिफ्टमेंट किया जाएगा। समझ गए? तो यही सारा इसका पर्पस था स्माइल 75। यहाँ तक ये स्माइल का फुल फॉर्म भी होता है, देखिएगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो इस तरह से इसका समझ लीजिएगा, ठीक है। जो जेपीएससी वाले हैं बताइए जरा कि स्माइल 75 जो स्कीम है वह कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बताइए। तो आंसर इसका सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग बताइए, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम मिल जाएगा। ओके, राइट हियर, यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाकी देख लीजिएगा, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उसमें टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 से लेकर 30 तक, जिसमें 17 गोल अचीव करना है। फर्स्ट में आता है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी। फर्स्ट 5 गोल यही है। तो फर्स्ट में पॉवर्टी का हमको इंप्रूव करना है, नो पॉवर्टी जीरो हंगर, ठीक है। मैच कीजिए जरा, इंडिया में कुछ मूवमेंट था और कुछ पार्टी भी है, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच किया जाए। रॉलेट एक्ट है, गदर पार्टी है, बारादोली मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह है, संथाल रिवोल्ट है और मोपला रिवोल्ट है। रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में, याद होगा, तो ये 6 में चला गया। गदर पार्टी के स्थापना 1913 में किया गया था। उसके बाद बारादोली मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का था 1928 का, तो यहाँ पे चला जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था चंपारण बिहार में, राजकुमार शुक्ल बुलाए थे इनको। संथाल रिवोल्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह संथाल रिवोल्ट इसीलिए न्यूज में आ चुका है। अब नेशनल लेवल पर देखिएगा, जो आने वाले एग्जाम होंगे उसमें पूछा जाएगा बार बार, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब बनी है तो वह संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ से जो एसपीटी एक्ट है और सीएनटी एक्ट है, तो ये दो चीज़ें बिलोंग कर जाता है इससे। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट देखने को मिलेगा 1948 का है, 1949 का है, और सीएनटी एक्ट है 1908 का। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाएगा। और संथाल रिवोल्ट पूछा जाए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उसी से बिलोंग करती है। ये दोनों जो एसपीटी और सीएनटी एक्ट था, इस पर संशोधन करने के बाद किया गया था। तो आपको पता होगा, कोई भी चीज़ लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक गवर्नर उस पर साइन नहीं करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उस तरह से इस पर जो है से कोई मत नहीं दी थी, तब जाकर यह न्यूज में आ गया था। चलते इस पॉइंट पे, मोपला रिवोल्ट देखने को मिलेगा, यह मलाबार केरला में 1921 में हुआ था। तो इस तरह से अगर मैच किया जाए तो रॉलेट एक्ट आ गया 1919 यानी कि 6 नंबर, गदर पार्टी आ गया 1913, बारादोली 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका चला जाएगा। देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए दे सकते हैं। फिश ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का नाम सुने हैं, इसको बोलते हैं खाद्य संरक्षक। खाद्य संरक्षण आखिर होता है क्या, पहले तो वर्ड्स क्लियर होना चाहिए, आप तब तो क्वेश्चन देखेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव कुछ एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि खाना को लंबे समय तक सस्टेन कर रख सकता है, यानी कि खराब होने से बचा सकता है। जैसे कि पता होगा, खाना जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के फलस्वरूप वो खराब हो जाता है। खासकर जो ऑयली फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनका तो कहानी कुछ अलग ही होता है, 1-2 दिन के अंदर जैसे खराब होने लगता है, अगर उसमें ऑयल कंटेंट है तब। अगर अच्छा से तल दिया जाता है तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। एस्पिरेटेड लिखा हुआ है, सैक्रिन लिखा हुआ है, सोडियम बेंजोएट और या फिर सुक्रेलोज लिखा हुआ है। आंसर इसका सी होगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक फूड प्रिजर्वेटिव जैसा कार्य करता है, तो सोडियम बेंजोएट को देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सोडियम बेंजोएट का आखिर प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यहाँ से बेंजोइक एसिड है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है वह COOH होता है। उसके बाद NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH वैल्यू 14 होता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा और H2O जो है यहाँ से रिलीज होगा। तो इस तरह से अगर पूछा जाए, अगर अंदर में जाकर यहाँ के एसिड और यहाँ पे क्या है, बेस है, तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है, एंड देन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको ध्यान रखें, सोडियम बेंजोएट थोड़ा साल्टी टाइप का है, तो pH का वैल्यू 7 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि शुद्ध वाटर का होता है 7। आंसर इसका सोडियम बेंजोएट हो गया। या गंधहीन गया, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं सब्सटेंस है ना, कलरलेस है, सॉरी कलरलेस है, गंध भी नहीं होता है इसको, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कलरलेस नहीं, थोड़ा माइंड पर नहीं है, बट गंधहीन है, इस तरह से कुछ होता है, फॉरगेट दैट।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ स्टील? रॉ स्टील के मामले में जो भारत का रैंक क्या है, 3, 2, 4 या फिर 5? आंसर देखिए इसका बी होगा। इस कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है आफ्टर चाइना ना। फर्स्ट अगर 5 या 4 यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है चाइना, विच इज फॉलोड बाय इंडिया, जापान एंड यूएसए। तो फर्स्ट 4 कंट्रीज यही हैं। अगर स्टील के बारे में बात किया जाए तो इसमें होता है आयरन के बाद कार्बन मिला होता है, आयरन प्लस कार्बन होता है स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील बोल दें तो वहाँ थोड़ा सा अलग होता है, आयरन के साथ क्रोमियम और उसके बाद निकेल मिलाया जाता है। तो इस तरह से एक मिश्र धातु मिलता है। मिश्र धातु होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर कंपोनेंट्स का, ध्यान रखें। तो यहाँ से देख लीजिएगा, भारत का पिट्सबर्ग से जमशेदपुर को कहा जाता है, यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। जमशेदपुर, और झारखंड वासी जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर है, इसको देख लीजिएगा। वे ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ेगा। किन्हीं स्टेडियम में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देख लीजिएगा, दो है। बाकी कुछ इंडिया और के बारे में कुछ और बताता हूँ। जैसे कि अगर फूड जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के मामले में, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के मामले में चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड पे। इसको ध्यान रखें। यहाँ तक फिश के प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड स्थान पे आता है। कुछ डेटा याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई हाउ मेनी वेज? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट, तो कौन कौन बता पाएगा? हीट देखिए होता है एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड हीट ना, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड हीट। हीट होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तब आप लोग उसको हीट बोल देते हैं। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि हीट का जब ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो कितने तरीकों से हो सकता है? आंसर इसका 3 होगा। हिट किया माइंड में या नहीं किया? 3 तरीका होता है, कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? नाम है कंडक्शन। कंडक्ट मतलब होता है जोड़ना। तो जब दो बॉडी जो है आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में रहेगा तब जाकर कंडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हीटिंग आयरन रॉड यूजिंग कैंडल, तो कैंडल का यूज कर गर्म कर रहे हैं तो वहाँ से टच कराना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी ना बीरबल खिचड़ी है कि मतलब ऊपर टांगे हुए हैं पक गया। तीसरा से कुछ नहीं होगा, दोनों कॉन्टेक्ट में लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ कंडक्शन हो जाता है। उसके बाद कन्वेक्शन होता है। तो कन्वेक्शन में होता क्या है कि दो बॉडी कांटेक्ट में रहता है यहाँ से, और कोई एक मटेरियल मीडियम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कांटेक्ट के लिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे यह है, या फिर हो सकता है अभी ठंडा आने वाला है तो बहुत सारे लोग अलाव जलाएंगे और उसको आग को तापेंगे, तो वहाँ से जो एयर के थ्रू जो है हीट जो है थोड़ा सा अगर हाथ ऊपर है तो वहाँ भी आपको हीट मतलब महसूस होता है, तो वो भी कन्वेक्शन से ही होता है। और तो मैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कन्वेक्शन करंट के बारे में ना, तो उसको भी देखिएगा, साइंस का लेक्चर को चेकआउट करेंगे तो मिल जाएगा। जो नेक्स्ट एंड लास्ट वन आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो होता है रेडिएशन। यहाँ से देख सकते हैं ये सन है जो कि 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर नहीं, 150 करोड़ किलोमीटर दूर है हम लोग से, और वहाँ से हीट आ जाता है। तो उसके बीच में तो एयर तो बहुत कम, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं है। उसके बाद जो है सारा वैक्यूम है, तो वहाँ से हीट कैसे आ जा रहा है? तो वो आता है रेडिएशन से। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेयर देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड, तो वहाँ पे रेडिएशन होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो कर लेना है, तो छोड़ कर नहीं आना है कुछ भी। डिटेल में लंबी रेस का घोड़ा बनना है लॉन्गेविटी, ताकि समुद्र में फेंक दिया जाए तो तर कर निकल जाना है। विच लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र इज क्रिटिकली क्लोज टू एक्सटिंक्शन, यानी कि महाराष्ट्र का एक लैंग्वेज देखिए जेएसएससी एलडीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा पुराना न्यूज है बट हो सकता है पूछे। पता होना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज महाराष्ट्र में एक्सटिंक्ट हो गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेहाली, सिद्धि, माझी, उसके बाद दिमासा। सही आंसर इसका हो जाएगा सीधी। सीधी लैंग्वेज जो है महाराष्ट्र में विलुप्त हो गया है, इसको ध्यान रखें। आखिर कोई लैंग्वेज जो है विलुप्त कैसे हो जाता है? तो ऐसे जो लैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी वगैरह का, मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सब को विलुप्त होने का चांसेस बहुत कम रहता है। जैसे कि झारखंडी की भाषा है असुर, असुर भाषा, बहुत लोग इसको माले बोलते हैं, माले भाषा, झारखंड से बिलोंग करते हैं तो पता होगा, माले भाषा इसको बोला जाता है। तो जो सीधी लैंग्वेज है वो अगर बोलने वाले मान लेते हैं पीपल 100 है, और अगर गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं देती है, अच्छा उन लोग के लिए हाउस होल्ड नहीं देती है, अच्छा उन लोग को हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन लेवल नहीं है, तो इसका मतलब है धीरे धीरे उनका आबादी जो है मतलब उन लोग का बोल सकते हैं लाइफ जो है विकसित विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उन लोग का डिस्ट्रक्शन होने लगा धीरे धीरे। और लास्ट मेंबर जब बचेगा जो कि ये भाषा बोलता है, जो सिद्धि है, तो उस तरह से आदमी के साथ साथ लैंग्वेज भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ कहानी होता है। तो सिद्धि लैंग्वेज इज नाउ एक्सटिंक्ट व्हिच बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ठीक है। मैं बताया था कल ललिता, याद है आपको? ललिता बताया था, जो कि एक फोक म्यूजिक है महाराष्ट्र का, और एक बताया था लावनी ना, तो इसको देख लीजिएगा, फोक डांस। तो इस तरह से कोई चीज़ें महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। कैपिटल तो मुंबई आपको पता होगा, बाकी चीज़ ये सारा लैंग्वेज अलग अलग स्टेट से देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 ही यक्षगान, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, मुझे पता है। यक्षगान इज अ फोक थिएटर फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो यक्षगान देखने को मिलता है एक फोक थिएटर, वह कर्नाटका में देखने को मिलता है ना, इसको ध्यान रखें। बाकी अगर शास्त्रीय देखिएगा संगीत वगैरह कितना है टोटल, 8 जो है क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल डांस के बारे में बात करें, संगीत नहीं, 8 क्लासिकल डांस को आइडेंटिफाई किया गया है इंडिया में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ना, जिसके स्थापना 1953 में किया गया था। देख लीजिएगा 1953 में संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना किया गया था। वह 8 डांस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। इसमें केरला का आता है मोहिनीअट्टम और कथकली, तमिलनाडु से आता है तमिलनाडु मोहिनीअट्टम नहीं, तमिलनाडु से आएगा आराम से निकल गया, कथकली और भाई मोहिनीअट्टम, अब देखिए याद आ जाएगा। आंध्र प्रदेश निकल कर आता है कुचिपुड़ी, देखेंगे आसाम में सात्रिया निकल कर आता है, उसके बाद मणिपुरी भी है, ओडिसी भी है, अब तमिलनाडु का निकल गया, अब बीच में आएगा तो कैसे, देखिए अब हो जाता है कभी कभी, चलिए भूल गया, मान लेते हैं मुझे याद नहीं है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु का भरतनाट्यम ना, देखिए अभी याद है। तीसरे से 8 क्लासिकल डांसेस हैं, इसको देख लें। तो कर्नाटका इसका आंसर हो गया यक्षगान का। कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो बांदीपुरा है, नागरहोले है, बनरघट्टा और कुद्रेमुख है ना, ऐसा कुछ टाइगर रिजर्व यहाँ, मतलब यहाँ पे नेशनल पार्क याद रख सकते हैं। अभी आप लोग को याद होगा 8 टाइगर यहाँ पे आया है ना, भारत में टाइगर नहीं चीता बोले, तो 8 चीता लाया गया है जिसमें 5 फीमेल हैं। उसको मध्य प्रदेश के किसी एक नेशनल पार्क में रखा गया है, उस नेशनल पार्क का नाम बताइए। आपसे डिस्कस किया गया था, हो सकता है कम्युनिटी टैब में या में क्वेश्चन डाला गया हो या टेलीग्राम पे, तो बताइए कि उन लोगों को मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में रखा गया है। हु एमोंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट टू एडेप्ट वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग व्हेन इट केम इनटू इंडिया इन द 90th सेंचुरी। अब 90th सेंचुरी का मतलब समझ में आता है, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, बता देते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है 2000 से 2021 तक, तो हम लोग खड़े हैं अभी 2022 में, है ना, कि 2021 में है। तो 2000 से लेकर यह जो है से 2100 के बारे में अगर बात करें तो इसके बीच क्या हो गया, 2000 तक ये पूरा हो गया ना, तो 2000 सेंचुरी का मतलब होता है 100, यानी कि 20 सेंचुरी तो पहुंच गया। तो हम लोग जो है सब 21वीं सेंचुरी में पड़े हुए हैं, तो 2000 के बाद आ गया 21वीं सेंचुरी ना, तीसरा से होता है, इसको देख लीजिएगा। तो 90th सेंचुरी के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ से 1800 से 1900 के बीच का बात किया जा रहा है, जो भी हो डेट। तो क्वेश्चन समझ गए। तो यहाँ पे पाश्चात्य शैली आया, यानी कि वेस्टर्न स्टाइल आया, तो इसको एडॉप्ट करने वाले सबसे पहले कौन थे ना, जो क्लोथिंग आया था, परिधान समझिए, तो पहले एडॉप्ट कौन किए थे, मुस्लिम्स, बंगाली, पारसीज या फिर दलित। आंसर इसका पारसी हो जाएगा। पारसी पहले बहुत एलिट क्लास को होते थे, यानी कि जो उच्च वर्गीय जो लोग होते हैं सोसाइटी में, उनको एलिट क्लास कहा जाता है। तो पारसी लोग, जो अमीर पारसी लोग थे, सबसे पहले वही अडॉप्ट किए थे बाहर से जब कपड़ा आया था। तो हम लोग का भारत में थोड़ी ना ये सब कपड़ा आजकल जितना चल रहा है, जीन्स पैंट वगैरह पता नहीं क्या क्या और भी अलग अलग क्लोथिंग आया, पहले थोड़ी था, धोती कुर्ता और साड़ी चलता था। तो वहाँ से जो वेस्टर्न जो शैली आया, तब जाकर सारा हम लोग का चेंज देखने को मिल गया। तो पहले जो ये सब एडॉप्ट करने वाले थे वो पारसी लोग थे। पारसी लोग के बारे में अगर यहाँ पे याद रखा जाए तो देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो पूछता है कि जो पारसी लोग हैं पूजा करने जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अगियारी या फिर फायर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। पारसी का मतलब देख लीजिएगा, यहाँ पे जोरेस्ट्रियंस भी इनको बोला जाता है, पारसीज, इसको ध्यान रखिए। पारसी भारत में एक इसको बोलते हैं, आज वो क्या रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसको ध्यान रखें। जैसे अगर इसको याद रखना होगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो मुंह पे सबको रहता होगा ना, हिंदू मुस्लिम सिख, इतना रहता है कि नहीं रहता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो चारों रहता होगा, उसमें से हिंदू को हटा देना, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है आप लोग का, हिंदू बहुत लार्ज संख्या में यहाँ पे है। तो हिंदू को छोड़ के मुस्लिम सिख ईसाई याद रखिएगा, उसके बाद बीजेपी याद रखिएगा, बौद्ध जैन और पारसी। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मुस्लिम को हिंदू को हटा लेना है, और बाद में बीजेपी यानी कि बौद्ध जैन और पारसी जोड़ना है, 3 वहाँ से और 3 यहाँ से, इस तरह से याद रखिएगा। 6 कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया गया है। आंसर हो गया इसका पारसीज। ओके, चलिए। भारत में सबसे पहले पोर्टुगीज लोग आए थे ना, आपको पता होगा, वास्को डी गामा आए थे, तो 1498 में कालीकट। द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया जो खिलाफत कमेटी था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, मौलाना मोहम्मद अली, पी
कलीफुल्ला, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर अबुल कलाम आज़ाद। आंसर इसका डी होगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का स्थापना किया गया था। बॉम्बे में हुआ था, इसको देख लीजिएगा, नाम तो अब मुंबई हो गया। 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे। और बाकी यह असहयोग आंदोलन में भी हेल्प किया था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1922 तक चला था, कि लंबे समय तक नहीं चल पाया था, क्योंकि आपको पता होगा 1922 में गोरखपुर में एक हत्याकांड हो गया था, जिसको चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। उसमें 22 पुलिसकर्मी को हत्या कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी को लगा कि आंदोलन ज़्यादा हिंसक ना हो जाए, यानी कि अगर मान लेते कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, पुलिस भी मरेगा और आदमी मरेंगे। तो इस तरह से अगर नहीं चाहते थे गांधी जी, और इसको वापस ले लिए थे। इस तरह कुछ कहानी था। अबुल कलाम आज़ाद जो बने थे बाद में जाकर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, इनको याद रखिएगा। बाकी अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि झारखंड में हुआ था और लीड किया गया था अबुल कलाम के द्वारा, इसको याद रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। जेपीएससी और यूपीएससी वाले कम से कम कांग्रेस का जो सेशन हुआ था प्रथम 5 आपको याद होना चाहिए 1885 से लेकर, ओके, इसको देख लीजिएगा। एओ ह्यूम के द्वारा जो है से इसको फॉर्म किया गया था कांग्रेस पार्टी को, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे ना, देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आंसर इसका हो गया अबुल कलाम। बाकी अगर देखिए इसके पर्सन जो थे खिलाफत कमेटी जो था, एक पर्सन नहीं थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, अगर अली ब्रदर्स भी दे देंगे तो आंसर हो जाता, बट यहाँ पे मोहम्मद अली लिखा हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली भी इससे बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मौलाना वर्ड था इसलिए। Which of the following organ does not belong to human female reproduction, यानी बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो अंग है वह मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। प्लासेंटा, यूट्रस, ओवरी या फिर वास डिफरेंस। सही आंसर हो जाएगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह पार्ट है। 2 पार्ट होता है वास डिफरेंस, अब याद रखिएगा टेस्टिज। तो 2 पार्ट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, और ये जो है टेस्टिज यही है से आपका स्पर्म को सेक्रेट करता है ना, बनाने का यही टेस्टिज का होता है। हार्मोन जो मेल में पाया जाता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में 2 हार्मोन पाया जाता है, जो होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 2 हार्मोन को याद रखिएगा। प्लासेंटा एक ऐसा ट्यूब होता है जिससे कोई बेबी को पोषण मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन मिलता है माँ के पेट से, ठीक है। यूट्रस, ओवरी जो है से एग को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, इसको ध्यान रखें। ए फॉर फर्टिलाइजेशन, ए फॉर फैलोपियन ट्यूब, ओके। आंसर इज डी, वास्ट डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ male reproductive system and also the testis is the part of male reproductive system, okay। बाकी सारे फीमेल पार्ट थे ना, इसको देख लें। Which of the following is true about pancreas? pancreas है एक जो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। बोलना नहीं चाहिए था ना मुझे पता चल जाएगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पहले बताते हैं आंसर, मत बताया कीजिए। Pancreas is a part of only the endocrine system. Pancreas secretes only insulin hormones. Pancreas is a part of both the digestive and endocrine. Pancreas reproduces reproductive hormones. केवल अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है जो कि पाचक ग्रंथि के बारे में बात किया जा रहा है। केवल इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, और पाचन और अंतःस्रावी दोनों का भाग है, और प्रजनन हार्मोन को स्रावित करता है। कौन से इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन हार्मोन जो है से सीक्रेट नहीं करता है, इसके अलावा भी जो है से कुछ हार्मोन को सीक्रेट करता है, यही इसका पार्ट गलत था ना, तो देख लीजिएगा। पेनक्रियाज जो होता है से एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल सही है। पेनक्रियाज कुछ ऐसे भी हार्मोन को सीक्रेट करता है जो कि डाइजेस्टिव के लिए और एंडोक्राइन के लिए काम करता है, और यह रिप्रोडक्शन में भी काम आता है कुछ हार्मोन, तो ध्यान रखें। तो यह इसका पार्ट नंबर बी गलत था। सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के अलावा भी कुछ और हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। और अगर हार्मोन का नाम बता ही देते हैं, क्यों आप लोगों को शक में रखें। इंसुलिन के अलावा ग्लूकोजेन ना, ग्लूकोजेन नाम का एक हार्मोन है, ये भी सीक्रेट किया जाता है। तो स्टेटमेंट इस तरह से समझ सकते हैं, रॉन्ग हो गया बी। इंसुलिन जो होता है, इसको ध्यान रखें, इंसुलिन जो होता है ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आपका पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करना बंद कर देता है तो बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज कर जाएगा, और उसके लिए जो है इंसुलिन का फिर सुई लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी रोगी को इंसुलिन का सुई क्यों लगाया जाता है, तो उसमें ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक ना। मधुमेह होता है हिंदी में, यानी कि चीनिया रोग इसको बोला जाता है ना। चलिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा, जिस दिन चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिप्रोड्यूस थ्रू बर्डिंग?
बडिंग के द्वारा कौन जो है इसे रिप्रोड्यूस करता है, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ईस्ट या फिर पैरामीशियम। सही आंसर होगा ईस्ट ना, इसको ध्यान रखिए। एक ऑर्गेनिज्म और है जो कि यहाँ पे नहीं है, वो भी बताता हूँ, या क्लास 10 का बुक से है ना, क्लास 10। अगर बोला था आपको कि अगर जीएसएससी के वेरियस एग्जाम का तैयारी करना हो तो देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन ना क्लास 8, 9 और 10 से पूछ देता है। तो इसका आपको कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 8, 9, 10 का बुक कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी ना। ईस्ट के साथ साथ एक हाइड्रा भी एक प्राणी है जो कि बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। अमीबा और पैरामीशियम ना, इसमें होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा ये जो है रिप्रोडक्शन इन लोगों का होता है, इसको देख लीजिएगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में बर्डिंग प्रोसेस से होता है रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम और जो प्लाज्मोडियम होता है मल्टीपल फिजन ना, और उसके बाद अमीबा और पैरामीशियम में होता है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में अंतर है, वह टूट जाता है दो पार्ट में, तो उसको बोलते हैं बाइनरी। और मल्टीपल में एक जो सेल होता है, यानी कि जिसको आप लोग मदर सेल बोलते हैं, वो एक ही बार में अनेक जो है पार्ट में जो है स्प्लिट हो जाएगा, तो वहाँ पे आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो जानते होंगे, जाना पहचाना लग रहा है, दोस्त है आपका जो कि मलेरिया करवाता है ना, यही है PYX, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि सबसे ज़्यादा कारक है मलेरिया में भारत में ना, मलेरिया का कारक है भारत में PYX जो प्लाज्मोडियम है। यह फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो लेकर उड़ती है, तो इसी के चलते होता है। मच्छर में दोष नहीं है, मच्छर तो बेचारी खून पीती है, लेकिन उसका लेग में यह प्लाज्मोडियम रहता है तो वह ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है, जिससे आपको हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। Which of the following organelle host the breakdown of pyruvate into CO2, H2O and energy? इसमें से क्वेश्चन अच्छा है, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट 10th क्लास से पूछा गया है ना, ठीक है, लाइव प्रोसेस से पूछा गया क्वेश्चन। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, क्या आंसर होना चाहिए? देखिए जेएसएससी एलडीसी 2015 क्वेश्चन है, मैं लेकर नहीं आया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है उस बनता है CO2, H2O और एनर्जी। वो आखिर होता कहाँ है? ये जो रिएक्शन होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। अगर आपको डायग्राम याद होगा क्लास 10 का लेसन नंबर 6, तो उसमें साफ साफ डायग्राम दिया हो गया है। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बन जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है, ध्यान रखें। तो यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म हो जाता है, तो आंसर तो साइटोप्लाज्म हो गया। अब यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुने। एक बोला जाता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर रिएक्शन होता है, यानी कि पायरुवेट जो यहाँ पे देखने को मिला है उसका जो ब्रेकडाउन होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये होता है ईस्ट में, अभी बताया था ना ईस्ट में, तो वही ईस्ट में जो है अगर ब्रेकडाउन होगा तो इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगा, और ये जो प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। यहाँ पे इथेनॉल दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH ना, और यह OH ग्रुप जो है अल्कोहल होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखें। तो यही होता है। और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होता है इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, याद रखें। लैक ऑफ ऑक्सीजन होता क्या हो? लैक और एब्सेंस में अंतर है। लैक का कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत पैसा है भाई, एब्सेंस मतलब पूरा नील बटा सन्नाटा है, टन टन गोपाल। लैक्टिक एसिड के बाद एनर्जी बनेगा, इसमें ध्यान रखें। और एक काम होता है हमारा मसल सेल में, होता क्या है कि जब सुबह सुबह आप लोग दौड़ने जाते हैं, दौड़ने तो नहीं जाते हैं बहुत लोग, तो अगर एक दिन दौड़ने जाएंगे तो पता चलेगा कि मैया पापा सब याद आ जाएगा कि मसल सेल्स में होता क्या है कि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, तो वहां से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा सेल को, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर और एनर्जी। ओके, अब यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको ध्यान रखें। तो तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो यहाँ ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो इन एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन ना, यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान से रखें। आंसर हो गया। बाकी कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस के बारे में तो पता होगा, न्यूक्लियस इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ना, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन जो है खोज किए थे इसका। साइटोप्लाज्म अभी तो बताते डिस्कस कर दिया, पूरा राम कहानी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, और इसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। एटीपी मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल पूछे तो एटीपी बता देना है। क्लोरोप्लास्ट आखिर होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का आप लोग देखते हैं प्लेस्टिड्स, उसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। प्लेस्टिड का ही एक पार्ट है प्लेस्टिड्स,
और प्लेस्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल से में प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्लेस्टिड जो होता है फोटोसाइंथिस करता है, तो फोटोसाइंथिस करके इन लोग भोजन बनाते हैं। आप लोग को क्या जरूरी है फोटोसाइंथिस क्या हो सकता है, क्या क्या है हम लोग को, हम लोग तो प्राइमरी कंज्यूमर है, उन लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है प्लांट्स, तो हम लोग का आवश्यकता नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी क्लोरोप्लास्ट से एक यहाँ पे एक साग डाला हुआ है, इसको देखिए साग कौन कौन खाए, काफ़ी मतलब टेस्टी लगता है यह साग खाने में। देखिए यहाँ पे लाया हूँ वही क्लोरोप्लास्ट से ही रिलेटेड है, फालतू कुछ नहीं डाला हूँ। तो आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि जो ग्रीन कलर का होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्या ये सब जो रेड कलर का जो साग दिख रहा है, तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं होता तो जिंदा कैसे रहता? तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए। इसके पीछे जो है से जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें तो है ही है, साथ ही साथ क्रोमोप्लास्ट भी इसमें होता है, यानी कि अदर कलर का जो प्लास्टिड है ना वो भी मौजूद है, और वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जिसके चलते इसका कलर आपको ग्रीन नहीं देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो ऑब्वियसली ग्रीन देखने को मिलेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी अदर जो है से क्रोमोप्लास्ट इसमें अवेलेबल होता है, जिसके चलते यह जो है इसका क्लोरोप्लास्ट दिखता नहीं, यानी ग्रीन कलर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी यह फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर अगर पीने से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, कोलेरा, रिकेट्स या फिर एनीमिया। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, कोलेरा ना। हैजा होता है इसको हिंदी में, वही हैजा जिससे बिरसा मुंडा की मृत्यु हुआ था, ऐसा कहा जाता है ना, इसको ध्यान रखें। स्कर्वी, उसका रिकेट्स और एनीमिया। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन सी है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, या उसके बाद रिकेट्स है विटामिन डी, इसको बोला जाता है कैल्सीफोरॉल, और एनीमिया होता है विटामिन ए की कमी से, जिसको आप लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं ना, ध्यान रखिए। तो सारा कुछ हो गया। कोलेरा से होता मतलब कॉन्टेमिनेटेड वाटर से कोलेरा रोग होता है। बाकी वाटर गंदा होता है विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड कॉन्टेमिनेटेड। तो वर्ड जो गंदा वाटर होता है उसके लिए कॉन्टेमिनेटेड वर्ड यूज होता है, ध्यान रखें। डर्टी वाटर यूज नहीं होता है ना, तो सही वर्ड भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। Which day has been declared हैंड क्लीननेस डे बाय WHO। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी चर्चा कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले क्वेश्चन का रफा दफा कर लेते हैं। तो हैंड क्लीननेस डे यानी कि हाथ धोने का दिवस किस दिन घोषित किया गया है, यानी कि हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन घोषित किया गया? मैं शायद एक साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मतलब एक चीज़ निकल के आया था कि झारखंड के लोग जो है कोई चीज़ खाने से पहले हाथ बहुत कम धोते हैं, उसमें मतलब नंबर 1 पे था झारखंड। ओके, कहीं से फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड या फोर्थ में नहीं थे, फर्स्ट पे थे, यानी कि खाने से पहले जो झारखंड के लोग हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है हाथ धोते ही नहीं है। कुछ भी खाना हो आए आराम से, ठीक है, निकाले और खाना शुरू। तो इस तरह से कुछ कहानी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है, नहीं तो बाद में मत बोल लीजिए कि ऐसे कैसे बदनाम कर रहे हैं झारखंड का। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट आया था, पढ़ लीजिएगा आप लोग, जिसको डाउट होगा तो फिर इसको तो सेंड करना पड़ेगा। 5 मई, 18 अगस्त, 21 जुलाई या फिर 14 जून। आंसर इसका 5 मई हो जाएगा। 5 मई को जो है से हैंड क्लीननेस डे यूज किया जाता, मतलब मनाया जाता है ना, यह WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। 5 मई को एक और डे जो है से सेलिब्रेट किया जाता है, पता है, उसको बोलते हैं मिडवाइफ डे ना, मिडवाइफ डे बोला जाता है। अब मिडवाइफ क्या होता है? एएनएम और जीएनएम पढ़े हैं, एएनएम और जीएनएम का जाकर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि मिडवाइफ क्या होता है। एम फॉर यहाँ पे मिडवाइफ ही है ना, इसको नर्स के जैसा बोल सकते हैं, ऐसे नर्स नहीं बोलेंगे। नर्सिंग डे 12 मई को मनाया जाता है ना, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे, तो इसको देख लीजिए, उन्हीं की याद में मनाया जाता है 12 मई। बाकी WHO की स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको ध्यान रखें। और टेड्रोस अधानोम गैब्रियल अभी इसके डायरेक्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है, टैग याद रख सकते हैं। 21 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट है ना, 21 जुलाई को जो है से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर लैंड किए थे। नाम क्या था उसका रॉकेट का? अपोलो 11 ना, इसको देख लीजिएगा। कल्पना चावला का जो यान मतलब रॉकेट जो ध्वस्त हुआ था उसका नाम था अपोलो कोलंबिया यान था, इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका बी हो चुका है। 14 जून को ना, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजीवता का एग्जाम्पल है। ए बी जो ब्लड है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, और ओ निगेटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, इसको ध्यान रखिए, ओ निगेटिव को। और इसमें बताइए कि RH फैक्टर ब्लड में क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन है इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है। लाल सलाम बुक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, बोला जा रहा है कि स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया है। द कॉलेशन ईयर प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। द एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। हिट रिफ्रेश सत्या नाडेला, या फिर द थर्ड पिलर लिखा गया है रघुराम राजन के द्वारा, या
द लिविंग माउंटेन लिखा गया है कुणाल बसु के द्वारा। कौन गलत है इसमें बुक? आंसर इसका एफ हो जाएगा। द लिविंग माउंटेन कुणाल बसु के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया बुक है। जो बुक लिखा गया है कुणाल बसु के द्वारा उसका नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड ना, और एक आइडियल सोसाइटी को अब तो यूटोपिया नाम बोलते हैं। याद है यूटोपिया के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? यूटोपिया पता है आपको? बताइए जरा क्या होता है, नहीं तो जाकर सर्च कर लीजिए। यूटोपिया एक आइडियल सोसाइटी होता है विच इज़ हार्डली पॉसिबल ना। बाकी देख लीजिएगा लाल सलाम जुबिन स्मृति ईरानी के द्वारा बुक है, और यह द क्वालिशन ईयर्स जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा है, जो कि 13th थे ना, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनसे पहले जो थे से आपको 12वीं प्रतिभा पाटिल, और पहले थे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए याद रखिए मिसाइल मैन। और अभी 14वें कौन बने थे? 13वें बने थे, 14वें बने थे प्रणब, अरे रामनाथ कोविंद, और ये 15वें बन गए द्रौपदी मुर्मू। तो आइडिया रखिए 11 से 15 तक का सफर आपको करा दिया। 10वां बताइए कौन थे? हिट रिफ्रेश सत्या नडेला के द्वारा है, या माइक्रोसॉफ्ट के अभी देखने को मिलेंगे सीईओ ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस कंपनी को फाउंड किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट को 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा। इसका पहला वर्जन आया था विंडोज़ का 1985 में, इसको ध्यान रखिएगा 1985 में विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन आया था। अभी लेटेस्ट अक्टूबर 2021 में विंडोज़ का नया वर्जन आया है जिसको विंडोज़ 11 के नाम से जाना जाता है। आईफोन का भी वर्जन कौन सा चल रहा है, और जो गूगल जो कि एंड्रॉयड को लॉन्च करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अभी एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चल रहा है आपके लिए क्वेश्चन है। आंसर इसका एफ हो गया। गलत मैच था, सही क्या था आपको पता चल चुका है। बाकी सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, इसको ध्यान रखिएगा। अभी शक्तिकांत दास अभी गवर्नर जनरल है, सॉरी गवर्नर है आरबीआई के। अब आता है जेपीसी कॉर्नर। आपको पता है जेपीसी कॉर्नर में जेपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। 1975 में एक चालू किया गया था योजना जिसका नाम है ICDS। नाम इसका फुल फॉर्म है एकीकृत बाल विकास सेवा, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विस है। तो यह योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, HRD मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय, या फिर महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और चाइल्ड वेलफेयर जो है इसको इंप्लीमेंट करती है, इसको ध्यान रखिएगा। 1975 में याद रख लीजिएगा, जिस समय भारत में इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975 से लेकर आपको 21 मार्च 1977 तक, उस समय जो है से इसको शुरू किया गया था। तो करके याद रख सकते हैं, टोटल 21 मंथ तक था। ये जो योजना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसका आखिर पर्पस क्या है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है, यानी कि वो वीमेन और दोनों के लिए है ना, बच्चों के लिए, वीमेन के लिए, दोनों के लिए। 0 से 6 एज ग्रुप के चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं हम लोग, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में। प्रेग्नेंट मतलब तो पता होगा क्या होता है, लैक्टेटिंग वैसा होता है जो कि बेबी को बर्थ कर चुके हैं ना, उनको लैक्टेटिंग बोला जाता है। इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड कराना है। प्री स्कूल एजुकेशन है, यानी कि जो जहाँ पे स्कूल आ जाते हैं उससे पहले जैसे बच्चों को शिक्षा देना है। उसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको ख्याल रखना है। इम्यूनाइजेशन करना है आपको, हेल्थ चेकअप्स करना है, उसके बाद रेफरल सर्विस भी देना है, अदर जो सर्विस होता है वो भी प्रोवाइड कराना है। आंगनबाड़ी का नाम सुने आप लोग, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी में यही सारा फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया जाता है, अगर आइडिया होगा तो आंगनबाड़ी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है वह क्या होता है। वहाँ पे वीमेन के लिए और चाइल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। आंसर इसका डी हो गया। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आगे पूछ दें किस सन में किया गया था, 1975। क्या पर्पस है देख लीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपोर्टेंट बता है। जब फीमेल वगैरह का बात आ रहा है या फिर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। एक IMR होता है, एक MMR होता है। IMR स्टैंड फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR जो है से 1000 बर्थ पर कैलकुलेट किया जाता है, और MMR जो होता है से 1 लाख बर्थ पर कैलकुलेट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में है मात्र 28 है। ओके, संख्या तो घट रहा है, बस इसको और ज़्यादा कम करें तो और अच्छा होगा। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यह मैं PIB से उठाया हूँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ऑफिशियल साइट से उठाया हूँ। तो यह डेटा थोड़ा पुराना है। 113 जो है से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। कहने का मतलब 1 लाख जो मदर है उसमें कितना का डेथ हो जाता है। तो अभी संख्या 113, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको और भी कम करना चाहिए। ठीक है, हम लोग 0 तक ले आए तब होगा, कोई भी मदर जो है से मरनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर इसका देख सकते हैं, हो गया है सारा, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 पे, इसको 1 लाख पे कैलकुलेट किया जाता है। प्रेजेंट पे कितना है देख लीजिएगा,
28 क्या है, 27 पॉइंट समथिंग था, बट 28 लेंगे हम लोग, और 113 इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 1991 है, 1991 से है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी was criticized on a number of points, which of the following was not one of them। बोला जा रहा है कि इसको जो है अलग अलग पॉइंट पर जो है से इसको क्रिटिसाइज किया गया था, कौन उसमें से एक पॉइंट नहीं था। औद्योगिक नीति 1991 के बारे में बात किया जा रहा है। बेस्ट नोन है या जो औद्योगिक नीति है उसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उस नाम से यह फेमस है, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे किस किस बिंदुओं पर इसको आलोचना किया गया था, इरेटिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि अनिश्चित औद्योगिक विकास, थ्रेट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन यानी कि किसी विदेशी प्रतियोगिता का खतरा हो जाएगा, या निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि सेक्टर को उपेक्षा, मिसप्लेस्ड फेथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, करने का मतलब विदेशी निवेश में गलत विश्वास, ठीक है, यानी कि लोगों का धारणा था। देखिए ऐसा कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो था नहीं था, इसमें जो है इस पॉइंट पे इसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। यह एलपीजी रिफॉर्म था, ध्यान रखिएगा, ये जो लाया गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था, कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर उस समय? उस समय थे मनमोहन सिंह ना, पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। किस सीएम के काल में फाइनेंस मिनिस्टर थे? 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन थे बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए, अगर मुझे नहीं बताते हैं तो कम से कम अपना नोट्स तैयार कर लिया कीजिए, ओके। आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब नोट्स बन जाएगा डेली क्लास से, तो इसको देख लीजिए। बाकी एग्रीकल्चर जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, इसको समझ लीजिएगा। एलपीजी रिफॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है, हम लोग जो है मार्केट खोल दिए थे ना, हम लोग चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग अपने पर डिपेंड न रहे, मार्केट खोल दें ताकि विदेश से सामान आ सके और यहाँ से भी सामान हम लोग जैसे बाहर भेज सके, ठीक है। और आज देख सकते हैं कितना ज़्यादा हम लोग को फायदा होता है, बाहर से बहुत सारा सामान आता भी है और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग भी इम्पोर्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमीशन से है, तो एक अंतर राज्यीय परिषद या फिर जिसको अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है कि स्थापना का समर्थन किया गया था। एक अस्थायी के बारे में है, ध्यान दीजिएगा, किस आयोग ने अस्थायी अंतर राज्यीय परिषद, देखिए जो स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन थोड़ा फसाने टाइप से पूछते हैं। ये जो पंची आयोग है ना, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा जो कमीशन था, विच देखिएगा, विच कमीशन एडवोकेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, यानी कि आयोग इस तरह से स्थापित करने के लिए जो है एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो समर्थन कौन दिया था, तो ये था सरकारी आयोग ना। 1983 में इसको बनाया गया था, जून 1983 में, जिसमें इंडिया फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड कप जीता था, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो उसी समय सरकारी आयोग को फॉर्म किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, पंची आयोग जो था ये 2007 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको था ना मिली रूप से एग्जामाइन करने के लिए फॉर्म किया गया था कि सरकारी आयोग जो है इसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है या कैसे इस तरह यह काम कर रहा है सरकारी आयोग, इसके लिए पंची आयोग जो है से या पूंची आयोग बोला जाता है, पंची लिख दिए हैं, पूंची आयोग जो है से बनाया गया था। बाकी राधाकृष्णन आयोग जो है इसको देख लीजिएगा, यह यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए था ना, इसको देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए था। यूनिवर्सिटी कभी भी आता है तो ध्यान रखिएगा, यूजीसी के बारे में माइंड में आना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको फॉर्म किया गया था 1956 यानी कि 1956 में। मोइली कमीशन बनाया गया था, मोइली कमीशन यह बनाया गया था 2007 में ना, सॉरी 2005 में मोइली कमीशन बनाया गया था। यह ARC था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कमेटी था ना। फर्स्ट टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म आया था वो 1966 में आया था, जिस समय आप लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक को फॉर्म किए गए थे। और जो राधाकृष्ण आयोग है 1964 का है ना, 1964 का है, ओके, इसको ध्यान रख सकते हैं, जिसमें दैनिक जागरण को स्थापना किया गया था पूर्णचंद्र गुप्त के द्वारा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पृथ्वी के ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, या फिर ज्वार भाटा से। जो सुनामी आता है जिसको टी सुनामी के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, ओके, टी साइलेंट होता है, तो फिर होता क्यों है यह दूसरा भाषा का शब्द होता है, इसलिए समुद्र के भीतर जो उत्पन्न होने वाले जो भूकंप होता है उसके चलते सुनामी आता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 2004 में याद है ना, 2004 में सुनामी आया था, और 2005 में आप लोग NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेकर आए थे, जिसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और स्टेट में CM। आंसर इसका C हो गया। साइक्लोन वगैरह से नहीं होता है, इसको देख लीजिएगा। टाइड्स का रीजन तो पता होगा, जो अर्थ है और मून है इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके चलते जो है ये जैसे खींचता है, तो
अर्थ तो ये क्या है, हेवनली बॉडी है, तो अर्थ तो अट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पर जो वाटर होता है वह खिंचाने लगता है, तो ऊपर उठने लगता है जलस्तर, उसको आप लोग टाइड के नाम से जानते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, Gmm/r² होता है। ओके, जो जी का वैल्यू है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, कभी चेंज नहीं होता है। 6.67 × 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका ऐसा होता है, देख लीजिएगा, हो सकता है वैल्यू इससे पूछ दें, कोई भरोसा नहीं है। विकास दिवेकर जी सर का सुने थे ना, एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि जेपीएससी जैसे एग्जाम है उसका सिलेबस का कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ भी उठा के पूछ देते हैं। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब जेएसएससी के एग्जाम में देखा हूँ, मतलब गजब होता है, मतलब क्या कहूँ, मतलब पूछते हैं कि जीन्स का कलर जो होता है ब्लू कलर का, वह किससे आता है बताइए। कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा पूछे होंगे, नहीं तो उठा के कुछ भी नहीं पूछ देते हैं, बट टफ क्वेश्चन बन जाता है, कहने का तात्पर्य ये है। आंसर इसका सी हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स, इनमें से कौन सा रॉक है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब जीवाश्म आखिर बनता कैसे है, कहाँ पे पाया जा सकता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, नाम सुने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स आखिर बनता कैसे है उसका कहानी समझिए। मान लेते हैं सेडिमेंट मतलब यहाँ पे कोई डिपॉजिट है, जमा हुआ धीरे धीरे, और मान लेते हैं कोई जीव यहाँ पे आकर मर गया, या कुछ जो है तलछट यहाँ पे जमा हो गया जीवाश्म, और उसके बाद फिर से एक लेयर बन गया, तो यहाँ पे जो जीवाश्म था, फोसिल था, यहाँ पे ट्रैप हो गया ना, यहाँ से देख लीजिएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे, फिर ट्रैप हो गया, फिर जीवाश्म जाना यहाँ पे जमा और ट्रैप हो गया, तो इस तरह से एक चट्टान बन गया एक तरह का, तो समझ गए। तो इसको तो बोला जाता है यहाँ पे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पे सेडिमेंट यानी कि धीरे धीरे परत जमा, और ये सेडिमेंट जमा हो गया और सेडिमेंट्री रॉक हो गया। तो सेडिमेंट्री जो रॉक होता है उसमें जो है से पाया जाता है जो फॉसिल होता है, लेकिन जो इग्नियस रॉक होता है, जो कि पता होगा मैग्मा से बनता है, प्योरली यहाँ से मैग्मा से बनता है इग्नियस रॉक, इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें जो है कहाँ से बनेगा, तो जो ग्रेनाइट देखने को मिल रहा है वह जैसे एक इग्नियस रॉक का टाइप है, तो इसमें कोई चांस नहीं कि फॉसिल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अंडरस्टैंड करना होगा कि जो सेडिमेंट्री रॉक में जो फॉसिल्स होता है कैसे पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो पेट्रोलियम निकाला जाता है समुद्र से, तो यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक अंदर में होता है, सेडिमेंट जमा होता है, तो उससे भी निकाला जाता है। ओके, बहुत अगर भूमि में भी देखने को मिल जाएगा। इसको समझना होगा तो आप लोग जो साइकिल होता है उसका सीट कवर होता है, तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा जो सीट का होता है उसको लीजिएगा, उसको पानी में डाल दीजिएगा, उसके निचोड़ को देखिएगा, यह जो पानी जो ट्रैप करता है ना, उसी तरह से फॉसिल जो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में जमा होता है। तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, अंडरस्टैंड करना हो तो। बाकी कॉन्ग्लोमेरेट, सेल और सैंडस्टोन ऑल आर द टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक तीन तरह का होता है, ग्रेनाइट हो गया, और यहाँ पे एक होता है सेडिमेंट्री रॉक जो कि बता दिया, और थर्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिल जाएगा जैसे मार्बल का एग्जांपल है ना, तो वह क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, आपको आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। आंसर इसका बी होगा ग्रेनाइट, देख लीजिएगा, इसमें फॉसिल पाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, प्योर मैग्मा से यह बनता है। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, सारा जेपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक 2015 का है। तो कौन जो ह्यूमन एक्टिविटी है क्लाइमेट के द्वारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर फार्मिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मिंग। ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि पलामू वाले रीजन है, अभी वर्तमान में बात करें तो ज़्यादा यह सूखा पड़ता है, और झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जो है सूखा पड़ चुका है। तो यहाँ पे जब जो जलवायु से ज़्यादा जो प्रभावित कौन सा होगा, कृषि ही होगा। अगर पानी गिरेगा ही नहीं तो क्या है, बिन पानी सब शून्य होता है, पढ़े भी होंगे आप लोग, तो पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, तो फार्मिंग सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसको कॉमन सेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चन को सही किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह आपका सर फोड़ना ही है। मत्स्य खनन वगैरह नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लीजिएगा, ये जैसे जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें ज़्यादा फोकस किया गया था, और फार्मिंग एग्रीकल्चर है उसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसको फोकस किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। फिशिंग में तो इंडिया नंबर 2 पे अभी डिस्कस कर दिया था आपको। ओके, चलिए, फिशिंग के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन है, इसको देख लीजिएगा ना। चलिए, बाकी कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर देता हूँ। जो फार्मिंग एग्रीकल्चर है वह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। माइनिंग के लिए झारखंड में सारंडा फॉरेस्ट है ना, सारंडा फॉरेस्ट देखिएगा झारखंड में ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा। दलमा, जहाँ पे दलमा अभ्यारण्य है उसको देखिएगा। तो वहाँ पे एक एमबी शाह कमेटी था ना, तो एमबी शाह कमेटी अगर पूछते हैं किससे, क्योंकि आगे चांस है कि पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो एमबी शाह कमेटी जो है से सारंडा फॉरेस्ट में इलीगल माइनिंग हुआ था आयरन ओर का, किससे है ये भी देख लीजिएगा, आयरन ओर का इलीगल माइनिंग था, उससे यह रिलेटेड एमबी शाह कमेटी है। ओके, आंसर इसका डी हो चुका है। क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है आपको पता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट मतलब है, पता होना चाहिए।
देखिए वेदर होता है अंग्रेजी में बोल लेते हैं, और एक होता है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। वेदर होता है मौसम, जो पार्टिकुलर विंड स्पीड कितना है, एटमोस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी जिसको बोल सकते हैं, ओके, और टेम्परेचर कितना है, ये सबको मिला दे तो वहाँ पे वेदर बन जाता है। और वेदर अगर लॉन्ग टाइम तक किसी एरिया में सस्टेन होता है तो वहाँ पे क्लाइमेट बन जाता है। समझ गए? आंसर इसका डी हो चुका है। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझा दिया, समझ में नहीं आया फिर से बताइए। अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट आता है लेक्चर का, जो होता है एट द 11th आवर, जिसमें हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं 2 दिन का करंट अफेयर, इसलिए थोड़ा दो स्लाइड बन गया है, देने की कोशिश करूंगा। ओके, करंट अफेयर ऐसा ही, करंट अफेयर को छोड़कर मत जाया कीजिए। जेसीसी के सीजीएल जो सबसे बेस्ट एग्जाम है, ऐसे झारखंड में जल्दी एग्जाम होता नहीं है, बट सब चीज़ अगर सिस्टम से होने लगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। ओके, पढ़ाने वालों के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी। ओके, तो वहाँ पे क्वेश्चन को एनालाइज किया तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का था, और जिसमें क्रिकेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया था 2016 का, जब उसको एनालाइज किया तब। तो आगे भी ऐसे ही पूछ सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कम पीछे आगे पीछे भी पूछे तो 7-8 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो 7-8 क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव तो नहीं है। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी जो स्टडी क्वेश्चन होता है ना, करंट में जो न्यूज में होगा उसका बैकग्राउंड में जाकर पूछ देंगे क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो करंट अफेयर को छोड़कर नहीं चलना है। प्रिपरेशन का स्टेट जो आपका एग्जामिनेशन कोई भी हो गवर्नमेंट का, उसका प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर को बेस बनाकर ही चलिए, तभी एग्जाम क्लियर होने वाला है। कोई भी एग्जाम लीजिए, करंट अफेयर बिना काम नहीं चलेगा। अब आते हैं ये बात करते करते काम आपको बताता हूँ जिंजर यानी कि G23 ग्रुप के बारे में। तो यह जो है बिलोंग करता है इंटरनल रिफॉर्म का बात किया जा रहा है नेशनल कांग्रेस में ना, इसको देख लीजिएगा। जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जो है रिफॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है। तो वहाँ पे जिंजर ग्रुप बना है 23 मेंबर का, जिसमें शशि थरूर भी इसके एक मेंबर हैं, इसको देख लें। ओके, और नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट कब हुआ था याद है ना? एनसीपी जो था बना गया था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है शरद पवार का, याद है 1999 में, कुछ ही मतलब प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। 1999 में यह स्प्लिट होकर बना था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसको ध्यान रखिएगा। शरद पवार की पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ था। जब कांग्रेस पार्टी में अलग अलग जो है पार्टी मिल जाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बन जाता है, तो उसको यूपीए के नाम से जाना जाता है। ओके, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेमोरियल, जिसको नाम है एडोब ऑफ यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स कंपनी किसको कहा जाता है बताइए? मेमोरियल है जिसका नाम है एडोब ऑफ यूनिकॉर्न्स, मेड ऑफ एस ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ 2479 राइनो हॉर्न्स। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि एडोब ऑफ यूनिकॉर्न्स कहाँ पे बनाया गया है, तो आंसर होगा आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क। अब इसको बनाया कैसे गया है? देखिए, जो राइनो होता है उसका सींग से बनाया गया है। तो आप लोग सोचे होंगे क्या राइनो को मार दिया गया? जी नहीं, राइनो को नहीं मारा गया है। राइनो को लोग मार देते हैं अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे इनको पकड़ा गया था, जो लोग पोचिंग किए थे वहाँ से सींग वगैरह से काफ़ी महंगा बेचा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसीलिए इसका पोचिंग किया जाता है। कोई भी जानवर को कब मारेंगे? इंसान जो है एक ऐसा जानवर है मतलब इंसान जैसे एक ऐसा जानवर है कि अपना बेनिफिट के लिए किसी को कुछ नहीं देखेगा, ठीक है, किसी का भी नुकसान यह कर सकता है। तो इस तरह से हरकत देखने को मिलता है। तो वही सींग को जलाकर उसका जो राख बना था, उसी से जो है यह एडोब ऑफ यूनिकॉर्न्स बनाया जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। और बताया था कि वन हॉर्न राइनो जो होता है, एकमात्र राइनो का टाइप है जो कि इंडिया में पाया जाता है, और यह IUCN का वनरेबल लिस्ट में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, जेपीसी लेवल में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताइए कि क्या है इसका IUCN स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट है CBI डायरेक्टर, जो कि सुबोध कुमार जायसवाल थे ना। और ऑपरेशन मेघ चक्र चल रहा है, जो आप लोगों को पोर्नोग्राफी देखने को मिलता है, उसको डिसमिनेट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी देखिए गलत चीज़ आता है ना, तो उसको आप लोग डिसमिनेट मत किया कीजिए, प्रसार मत किया कीजिए। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ में देखता हूँ कि मीडिया लोग, अगर कोई छोटा कपड़ा पहना है या कोई नहीं पहना है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, ओके, कहने के तौर पर समझिएगा, तो उसको मीडिया ऐसे ऐसे चीज़ को दिखाता क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। मीडिया ऐसे चीज़ों को छोड़ दे, वो लोग 2 दिन दौड़ेंगे ऐसे छोड़ देंगे, मीडिया ही जैसे उसको व्यू पाने के चक्कर में हाइप कर देती है। अदरवाइज ये सब चीज़ जो है सोसाइटी में चलेगा ही नहीं। मीडिया को सोचना चाहिए कि हमको कौन कौन चीज़ को आगे बढ़ाना है और कौन कौन चीज़ को रोक कर रखना है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा रहता तो बहुत सारा है। तो आप लोग भी ऐसे किया कीजिए, जितने लोगों तक पहुंच रहा है लेक्चर, आप लोग ऐसे फालतू चीज़ आता है ना, उस पर ना तो ध्यान दिया कीजिए, ना ही ऐसा कोशिश कोई कीजिए कि लोगों का अटेंशन उस पर आए, तब जाके ये फालतू चीज़ें रुकेगी। अगर लोग देखेंगे नहीं तो फिर कौन करेगा साफ सी बात है। उसके बाद अच्छा हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे बना था जो कि कल मैं एक मिस्टेक किया था, हुआ था CBI के बारे में स्टेब्लिश बताया था। CBI को फॉर्म किया गया था 1963 में ना, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पॉइंट गलती हो गया था।
एनआईए जो आया था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो आया था 2009 में। मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद एनआईए को बनाया गया था, मुझे याद रहा सीबीआई। थोड़ा सा इस पॉइंट पे गलत हो गया था मैं, ओके, तो सॉरी फॉर दैट, आप लोग मत गलती कीजिएगा। सीबीआई 1963 का है और एनआईए जो है 2009 का है, उसको देख लीजिएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र को लेकर सीबीआई काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, इसीलिए इसके डायरेक्टर का नाम बता दिया। पूछ सकते हैं आपसे, पर्सन न्यूज में आ जाएंगे। एक है नड्डा हवा फेस्टिवल। नड्डा हवा फेस्टिवल जो है कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दशहरा का एक फॉर्म होता है ना, इसको देख लीजिए। जिस तरह से आप लोग दशहरा जो दुर्गा माता के जो 9 रूप है उसको पूजा किया जाता है और फिर रावण को दहन किया जाता है, उस तरह से पूजा देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया में कर्नाटका से है, जहाँ से यक्षगान निकल कर आया था। अब इस पॉइंट पे बारे में बात करते हैं। कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन, एक कंपनी है ताइवान का, इसको ध्यान रखिएगा। यह जैसे कैपिटल देख लीजिएगा इसका, ताइपे सिटी, सी आई होना चाहिए, सॉरी, इसको सही कर दिया जाएगा। ताइपे सिटी इसका कैपिटल है और न्यू ताइवान डॉलर इसका करेंसी है। यह न्यूज में क्यों है? फॉक्सकॉन कंपनी, ये जो है भारत में आपको पता होगा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात किया जा रहा था। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स होने लगा इस पर, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा ये जो है टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, इसको देख लीजिएगा। तो गुजरात में स्टेब्लिश किया जाना है, बताया था आपको कि पहला जो है सेमीकंडक्टर जो सेल लिथियम आयन सेल प्लांट जो है गुजरात में लगाया जाने वाला है। और 36 नेशनल गेम भी यहीं पे होने वाला है ना, इसको देख लीजिएगा। मानसून के बारे में तो सुने होंगे आप लोग। मौसम, मानसून क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द होता है ना, मौसम, मानसून। तो मानसून तो आपको पता होगा कि शुरुआत होता है केरला से, लेकिन लौटना कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन इस बारे में है, तो यह होता है राजस्थान से। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है केरला में और अंतिम छोर जाता है राजस्थान, और वहाँ से राजस्थान से फिर से लौटता है, जिसको आप लोग रिटर्निंग मानसून के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, इसके बाद एक मैन केडिंग है ना। मैन केडिंग आखिर वर्ड होता क्या है? आइए थोड़ा डिटेल में इसको स्लाइड में समझाते हैं। मैन केडिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग क्रिकेट तो सब कोई खेले होंगे, ओके, पता है मुझे। तो क्रिकेट का पिच होता है जिसका लंबाई कितना होता है? 22 गज होता है, यानी कि 20.12 मीटर। तो 3 विकेट यहाँ पे लगा होता है और 3 विकेट यहाँ पे लगा होता है। अगर यहाँ पे प्लेयर कोई है तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लेयर है, तो यहाँ पे स्ट्राइकर एंड होता है, यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड होता है। तो अगर मान लेते हैं कोई नॉन स्ट्राइकर एंड पे, यहाँ पे मान लेते हैं क्रीज है इसका, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई प्लेयर खड़ा है, ओके, और यहाँ पे बैट जो है यहाँ पे रखा हुआ है। तो होता क्या है, कोई दूसरा पर्सन जो कोई एक बॉलर है, जब बॉल कोई फेंकता है, तो देखे होंगे कि बॉल को फेंकने से पहले ही यह जैसे अगर ये पर्सन यहाँ पे चला, यहाँ से उठकर यहाँ चला है, तो ये बॉलर जो है इसको यहाँ पे स्टंप कर देता है, तो उसको आउट मान लिया जाता है, ओके। और ऐसा कितनी बार हो चुके हैं। तो इस तरह का चीज़ समझ गए, मुझे लगता है समझ में आ गया। वीडियो क्या शेयर करना जरूरी है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से होता है, अगर पर्सन यहाँ से क्रीज से अगर निकल जाता है तो इसको स्टंपिंग कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैन केडिंग। तो यही एक प्रोसेस होता है क्रिकेट में, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछ दे कि मैन केडिंग जो टर्म है किससे रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। भारत वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? क्वेश्चन मेरा है 2 बार, एक 1983 में और एक 2011 में, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप भी आप लोग जीत चुके हैं और ऐसे कप तो आप लोग हरवा दिए 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे ना, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और पहला बार जो है वर्ल्ड कप वहीं हुआ था, ठीक है, 2007 से ही। T20 में शतक लगाने में पहले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। अंश हो गया, तो सारी चीज समझ गए। एक क्रंच कल्चर होता है गेमिंग के फील्ड से रिलेटेड, है ना। क्रंच कल्चर होता क्या है? क्रंच कल्चर के बारे में बात कीजिएगा तो अब लंबे समय तक देखिएगा, लोग जो हैं कैरेमिटी जैसे बात कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे गेमर हैं, लंबे समय तक कुछ काम करते रहते हैं, गेमिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पे क्रंच कल्चर निकल कर आता है। तो समझिएगा ये गेमिंग से रिलेटेड है। लंबे समय तक गेमिंग के फील्ड में काम करना क्रंच कल्चर कहलाता है। न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है और वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ओके, बट यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहा है। देखिए, फ़ायदा यही होता है कट पढ़ने से, आपको स्टडी भी थोड़ा जो है कंप्लीट हो जाता है। जैसे दास कैपिटल के बारे में बात की है। दास कैपिटल एक बुक है कार्ल मार्क्स के द्वारा, स्टडी का क्वेश्चन है, पब्लिश हुआ था 1867 में। इनका एक और बुक है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको भी देख लीजिएगा। ये जो है 2 बुक इनके द्वारा है। दास कैपिटल कब पब्लिश हुआ था? क्वेश्चन बाकायदा आपसे पूछ चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। एक नया पार्टी आजकल एस्टेब्लिश किया गया है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम थे, और अब तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को आप लोग एक यूटी बना दिए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो आपको आइडिया होगा। नाम है पार्टी का डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, 26 सितंबर 2022 को इसको बनाया गया है। जीपीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, 1978 में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च किया गया था। ये जीपीएस न्यूज में क्यों है? आपको से जीपीएस का फुल फॉर्म पूछ दे, कंप्यूटर में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है, साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी पूछ सकते हैं।
तो जीपीएस आखिर किसका है? जीपीएस ऐसा अमेरिका का है, और हम लोग जैसे जीपीएस अभी यूज करते हैं, तो हमारा बहुत सारा जो डेटा है वो अमेरिका के पास है। तो आने वाला जो दिन में है से हो सकता है अमेरिका जो है मेरा लड़ाई हो जाए और अमेरिका जैसे हमारा डेटा को मिसयूज कर ले। यहाँ पे होता क्या है ना कि पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो कोई भी किसी का परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। बिहार का पॉलिटिक्स आपके समझ एग्जाम्पल है, तो समझ सकते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी है जीपीएस पे हमारा कम हो सके। एक पर्सन है जिनका नाम है बेनिटो मुसोलिनी, यह इटालियन फासिस्ट डिक्टेटर थे जिनका डिक्लाइनेशन हुआ था 1945 में। तो पूछेंगे कि बेनिटो मुसोलिनी किस देश के पर्सन थे? तो यह इटालियन थे, वहीं से जहाँ से जो गांधी परिवार बिलोंग करता है ना। चलिए, एक बहुत फेमस लाइन है, द पार्लियामेंट ऑफ मैन द फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड। यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा यह बोला गया है। तो ये लाइन पूछेगा किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो बोल दीजिएगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, अल्फ्रेड नोबल नहीं है ना, ध्यान रखें। बाकी कुछ जो आपको बताया था 3 स्टेटमेंट बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कौन लिखे हैं? लिखे हैं जॉन किट्स। एक होता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कौन लिखे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। एक स्टेटमेंट पहले हिंदी में बताता हूँ, आफ्टर दैट आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। कुछ लोग महान होते हैं या जन्म लेते हैं, कुछ लोग महान बन जाते हैं, या और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। यह बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर का। ओके, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सम पीपल बोर्न ग्रेट, ओके, सम बिकम ग्रेट एंड सम आर इम्पोज ग्रेटनेस ऑन देम। तो यह एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर का, इनको ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्मदिवस है आप लोग वर्ल्ड इंग्लिश डे के रूप में मनाते हैं, और कब मनाते हैं अब बताइए। एक देख लीजिएगा आसफ जाही डायनेस्टी है, यह हैदराबाद से बिलोंग करता था ना। देखिएगा जो प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, तो वह डायनेस्टी से बिलोंग करता था, अभी न्यूज में आ रहा है। तो आसफ जाही डायनेस्टी, इसको देख लें। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड पूछेंगे तो किस में दिया जाता है? तो साइंस के फील्ड में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस के फील्ड में दिया जाता है। चमेली देवी एक पुरस्कार है, उसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि जर्नलिज्म के फील्ड में। एक पर्सन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यह आज से नहीं बहुत पहले से न्यूज चला आ रहा है, जब से यूएस का डेटा लीक किया गया था। ये जो है यूएस विस्टर बॉलर थे। विस्टर बॉलर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुप्त जानकारी को जो है आपको दे देता है किसी को ना, तो उसको विस्टर बॉलर बोला जाता है। मुखबिर इसको हिंदी में बोला जाता है, जिसको मैं सर्च किया था। तो यूएस के पर्सन थे, तो एक एडवर्ड स्नोडेन थे, अभी इनको रसिया का जो है सिटीजनशिप मिल चुका है ना, इसको देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, रसिया में रूबल करेंसी चलता है ना। चलिए, तो इतना सारा आज का क्लास